Hello everyone. In previous video we have done the introduction of cell and a little bit of its history कि सबसे पहले सेल लेकिन वो डेड थे, किसने डिस्कवर किए थे? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद लिवन हुक आए, उन्होंने वर्ल्ड को बताया दैट दीज आर नॉट डेड ओनली, ये लिविंग हैं। लिविंग का मतलब फिर से वही, रिप्रोडक्शन करना जानते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। इन्होंने अब वर्ल्ड को बता दिया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर छोटी छोटी यूनिट्स पाई जाती हैं जिनको हम सेल्स बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, अंडरलाइन कर लेते हैं, द शेल्टन एंड श्वान। बाद में इसको एक्सपेंड किसने किया था? रुडोल्फ वर्काव ने। तो 3 साइंटिस्ट ने मिलकर एक थ्योरी दी थी सेल के बारे में। एक्चुअली उन्होंने काफ़ी सारे टर्म्स को एक्सप्लेन किया था वर्ल्ड के सामने, अब एक थ्योरी दे दी थी। क्योंकि देखो वर्ल्ड में आप कुछ भी नया लेके अगर आते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है बेटा लोगों को कन्विंस करना। अभी तक लोग ये सिर्फ जानते थे हम जिंदा हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम सेल से बने हुए हैं। तो जो इन्होंने 4 पॉइंट दिए थे उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल, ये हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी कर चुका है सेल के इंट्रोडक्शन में कि हाँ जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल से बना हुआ होता है। सारे फंक्शंस, पॉइंट 2 पे आइए। एक्टिविटीज़ जो हमारी होती हैं, ऑर्गेनिजम्स के जो फंक्शंस होते हैं सेल में परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट थिंग, ऑल एग्जिस्टिंग सेल्स, ये पॉइंट नंबर 3 डिस्क्राइब कर रही हूँ मैं। ऑल एग्जिस्टिंग सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जब दूसरे साइंटिस्ट ने उनसे आर्ग्यू किया, ठीक है आप सेल सेल बोल रहे हैं, सारे काम ये करता है, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन ये सेल कहाँ से आए? क्वेश्चन मार्क। जो हमको स्ट्रक्चर देते हैं, हमारे काम कर रहे हैं, ये आए कहाँ से? तो व्हाट दे हैव टोल्ड कि एक सेल की जब लाइफ पूरी हो जाती है वो अपना डिवीजन करता है और अपनी एग्जैक्ट कॉपी छोड़ जाता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है माइटोसिस में। माइटोसिस में पेरेंट 2 डॉटर सेल में स्प्लिट हो जाता है। अब ये बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसी होती हैं, तो ये वही काम करेंगे जो इनका पेरेंट कर रहा था। गॉट इट? तो उन्होंने बताया कि सेल्स बनाए नहीं जाते हैं, कोई फैक्ट्री नहीं है, और एक सेल जैसा है वो अपना डिवीजन करता है और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर लेता है। देखिए बच्चे, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है, हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन बना लेते हैं। ट्रीज़ में आपने देखा होगा वो सीड बनाते हैं, जहाँ सीड जाता है वहाँ ट्री फ्लरिश कर जाता है। हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं रिप्रोडक्शन करके। सो एक्चुअली फिर से वही बात आ गई, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे सेल्स कर रहे हैं। तो इसीलिए सेल्स रिप्रोडक्शन करना जानते हैं। रिप्रोडक्शन हम नहीं, रिप्रोडक्शन हमारे सेल्स करके नेक्स्ट जनरेशन को बना लेते हैं। आफ्टर दैट गोइंग ऑन पेज नंबर 2, दिस इज़ पेज नंबर 2 ऑफ नोट्स। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको दे रखी हैं। स्मॉलेस्ट साइज़ क्या है, बिगेस्ट जो हमारा सेल का साइज़ है वो क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, ये आप रीड आउट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ सेल पे आते हैं। सेल को बेसिकली हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मीनिंग देखिए, हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, ये रहा। प्रो मतलब बिफोर। जो अर्थ आज है वो हमारे कुछ करोड़ मिलियन पहले नहीं थी। ये क्या है? करोड़ मिलियन ईयर्स। यानी अर्थ पे आज जैसे आपको हर जगह ग्रीन ट्री दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन दिखाई दे रही है, सॉइल की फॉर्मेशन है, लोग खेती कर रहे हैं, ये बच्चे स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। तो स्टार्टिंग से जो हमारे सेल थे आज जो हमारी बॉडी में है, ट्रीज़ में है, वो सेल्स एकदम अर्थ पे स्टार्टिंग में नहीं बने थे। जो सबसे पहले सेल अर्थ पे आए थे वो प्रोकैरियोटिक सेल थे। डायग्राम देखिए एक बार, आप इसको जूम करते हैं। सो न्यूक्लियस की जगह इनके पास न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड क्या होता है एक्चुअली बेटा? इनके पास साइटोप्लाज्म है, डॉट से हम बना देते हैं। साइटोप्लाज्म में जहाँ इनका डीएनए फ्यूज़ रहता है यानी पड़ा रहता है, तो उसका मतलब क्या है कि इसको कुछ अलग कमरा तो मिला नहीं, इसके पास कोई बाउंड्री नहीं है, काफ़ी प्रिमिटिव हैं, इमेच्योर हैं। डीएनए तो है लेकिन डीएनए साइटोप्लाज्म में है, इस जगह को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। मीन्स इट इज़ अ प्लेस in the cytoplasm where we got to see the DNA, genetic material of that prokaryotic organism.
ठीक है। इसके बाद आप देखिए राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जो सेल के अंदर फ्लूइड फिल रहता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल में क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके पास एक सर्कुलर बॉडी होती है जिसमें एक्स्ट्रा डीएनए होता है, उसको हम प्लास्मिड बोलते हैं। लोकोमोशन करने के लिए फ्लैजिला होता है। सो अगेन दे आर हैविंग सेल मेम्ब्रेन, लेकिन एडवांस में इसके पास क्या होती है, सेल वॉल। तो ये हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। जनरली ये सारे फीचर्स हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। सो बैक्टीरिया इज नॉट हैविंग द सेल विच वी आर हैविंग। उनके सेल्स काफ़ी प्रिमिटिव हैं और वो सेल्स कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक। नाउ लुक एट द पॉइंट्स। डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोटीन्स। ये देखिए डीएनए ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, उसके पास प्रोटीन्स नहीं है, इनकी लेंथ काफ़ी कम होती है। न्यूक्लियोलस नहीं है, जिसमें न्यूक्लियोलस क्या होता है, एक ऐसा पार्ट जहाँ पे आरएनए की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट थिंग, डीएनए लाइज नेकेड इन द साइटोप्लाज्म, और इस जगह को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं क्योंकि ये इसके पास मेम्ब्रेन भी नहीं है। कोई भी सेल ऑर्गेनल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे। लास्ट में इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया का नाम आया हुआ है। आगे चलते हैं। सिंगल क्रोमोसोम, डीएनए इनका ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक ही क्रोमोसोम इनके पास रहता है। दूसरा हमारा सेल का टाइप होता है ईकैरियोटिक। ईकैरियोटिक में सब कुछ एडवांस है, न्यूक्लियोइड नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। सेकंड में देखिए बच्चे, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, खुद की मेम्ब्रेन है। इसका कैसा था डीएनए, ऐसा था, साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा था। ये साइटोप्लाज्म बना देते हैं। हमारे पास भी डीएनए होता है, लेकिन खुद की दो दो बाउंड्री लेके बैठा है। प्रोटेक्शन देखो कितनी अच्छे से होगी अब इसकी, एडवांस प्रोटेक्शन। ये दोनों मेम्ब्रेन क्या कहलाती हैं, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ है, और बाहर वाली को हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अंदर वाली क्या हो गई, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो दिस इज द डिफरेंस। हमने अपना डीएनए देखो कितने अच्छे से पैक कर रखा है, न्यूक्लियस है, इसके पास न्यूक्लियोइड है। आगे चलते हैं। हमारा साइज बड़ा होता है, 5 से 10 माइक्रोमीटर का होता है। ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, यानी हमारे में माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स हालांकि उसके पास भी थे, लेकिन उसके पास ये देखिए 70S टाइप वाले होते हैं, लेकिन हमारे पास ये 80S वाले होते हैं। नेक्स्ट थिंग, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, वैक्यूल्स हैं, गोल्जी अपरेटस हैं, सो मैनी ऑर्गेनल्स वी आर हैविंग। इसका मतलब ये है हमारे सेल्स काफ़ी एडवांस्ड हैं। एडवांस्ड का मतलब क्या है कि इन्होंने अपने आप को काफ़ी कॉम्प्लेक्स वे में ऑर्गेनाइज कर रखा है। वेट अ मिनट, लेट मी शो यू द डायग्राम। ये देखिए, तो हमारे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एससीआर, वैक्यूल, इतनी सारी चीज़ें हैं। और एक बार वो डायग्राम देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पे पेज नंबर 2 पे है। तो इसके पास इतनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, ज़्यादा क्या, कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं है, सिर्फ राइबोसोम्स इसके पास होते हैं। आगे चलते हैं। ईकैरियोटिक सेल्स में ये देखिए 80S मैंने आपको बताया था, राइबोसोम दोनों के पास हैं, लेकिन वहाँ पे राइबोसोम ये देखिए 70S टाइप के थे। The part is D, single chromosome is present, 70S type ribosomes are there। हमारे पास राइबोसोम्स हैं लेकिन बड़े वाले हैं, 80S टाइप वाले हैं। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म आर प्रेजेंट, क्योंकि न्यूक्लियस अपनी शेप ले चुका है। अब हम करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखिए बच्चे, एक मिनट। सेल को सराउंडिंग से अलग बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी एरिया है उसी को ही तो हम सेल बोलेंगे। ये बच्चे कुछ ऐसा ही है जैसा आपका घर होता है, तो घर का जो एरिया होता है स्पेसिफिक, उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल स्पेस है। और इस घर को पूरे लोकेलिटी से, आपकी कॉलोनी से अलग बनाने के लिए आपके पास कुछ 4 बाउंड्री होती हैं। मतलब वो बाउंड्री जो इस एरिया को दूसरे घर से सेपरेट करती है। आप किसी दूसरे के घर में जाके अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही सेल को जो सराउंडिंग से यानी एनवायरनमेंट से अलग करती है, वो चीज़ उसकी क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर लेते हैं। इलास्टिक होती है, अपने आप को चेंज करती रहती है।
लिविंग है। लिविंग का मतलब क्या है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेल में कौन आएगा या सेल से कौन एग्जिट करेगा, वो वाटर होगा, सोल्ट होगा, गैस होगी, तो ये डिसाइड कौन करता है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नीचे इसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये बड़ी बड़ी जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है प्रोटीन्स होते हैं। फिर ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, ये डबल लेयर बनाते हैं, एक लेयर ऊपर से एक लेयर नीचे से, और बीच में बड़े बड़े ऐसे ऐसे प्रोटीन दिखाई देंगे। तो ये जो 2 लेयर बनी हुई हैं ये फैट की होती हैं, या फैट की जगह आप लिपिड्स बोल सकते हैं। दिस बिगर पार्ट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख रखा है दिस पार्ट इज सी पार्ट में देखिए मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि यही वो चीज़ है जो सेल में अंदर कौन जाएगा और सेल से बाहर कौन जाएगा वो डिसाइड करती है। सो दैट इज़ वाई बेटा इसको हम लिविंग बोल रहे हैं, लिविंग है ये। अगर ये डिसाइड नहीं कर पाती तो कोई भी चीज़ है वो सेल को आराम से क्रॉस करके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल से बाहर गई। यानी जिसको भी सेल के अंदर आना है तो कोई भी चीज़ आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी और वो सेल के अंदर आ जाएगी। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा होने नहीं देती, वो अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, चीज़ों को डिसाइड करती है कि कौन इम्पॉर्टेंट है सेल में अंदर जाने के लिए, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेल को परेशान कर रही है, हार्मफुल है, उसको सेल को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है। आगे चलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास आता है ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में देखिए, अब ये जो चीज़ें अंदर बाहर हमने कई बार बोल लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। परमिशन सिर्फ कुछ चीज़ को मिलती है एंटर करने के लिए और सेल से एग्जिट करने के लिए। सो हाउ इज़ दिस गोइंग ऑन, कैसे ये मतलब चीज़ें हैं, सोल्ट हैं, वाटर है, कैसे अंदर चला जाता है। नाउ वी आर हैविंग बेटा 2 प्रोसेस, द फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन एंड द सेकंड वन इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के लिए। लिक्विड को भी हम कट कर देते हैं क्योंकि उसके लिए हम ऑस्मोसिस करने वाले हैं। तो बच कौन गया, सॉलिड एंड गैसेस। ये क्या करते हैं, जहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, कॉन्सेंट्रेशन इज अमाउंट, जहाँ पे इनका अमाउंट हाई रहता है ये फटाफट वहाँ से निकल के कहाँ चली जाती हैं, ऐसी जगह जहाँ इनका अमाउंट कम है। फिर से रिपीट करते हैं, गैसेस कहाँ से निकलती हैं, जहाँ पे इनका अमाउंट हाई है, और कहाँ चली जाती हैं, जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन लो है या इनका अमाउंट कम है। ये कुछ ऐसे ही है बेटा कि आप अपने रूम में बैठे हैं, किचन में अगर कुछ डिश बन रही है, हलवा बन रहा है, तो उसकी फ्रेगनेंस आप तक आ जाती है, यू कैन नॉट स्टॉप इट। कहीं बाहर जा रहे हैं, आसपास कोई सिवर है, गटर है, कुछ स्मेल आ रही, स्टिंग की स्मेल आ रही, गार्बेज पड़ा हुआ है, तो वो आपके नोज़ के अंदर जाएगी। अगेन यू कैन नॉट स्टॉप दिस थिंग, इट इज़ समथिंग नेचुरल। तो जहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा है, गैस ज़्यादा है, वो वहाँ से निकल के लो कंसंट्रेशन पे चली जाती है। एनवायरनमेंट में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, या फिर हम किचन वाला जो एग्जांपल देखें, किचन में जब हलवा बन रहा है तो वहाँ पे उसकी फ्रेगनेंस, उसकी गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा थे, तो वो फटाफट आपके रूम तक आ जाते, क्योंकि आपके रूम में वो फ्रेगनेंस, वो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो कम थे। ये देखिए, इनको अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें, किचन में देखिए जहाँ पे हलवा बन रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी फ्रेगनेंस यानी उसके गैस के मॉलिक्यूल देखो काफ़ी ज़्यादा बना दिए मैंने, तो यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गई, यहाँ पे लो, ऑटोमेटिकली ये चले जाते हैं। नेचुरल प्रोसेस है, विदाउट एनी एनर्जी होता है, एंड वी कैन नॉट स्टॉप दिस। सेम इज़ द थिंग विद द सॉलिड। तो ये तो हो गया डिफ्यूजन, ठीक है, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसके पॉइंट देखिए, नो सेल मेम्ब्रेन, बीच में गैसेस को इधर से उधर जाने के लिए बीच में कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। लेकिन ऑस्मोसिस में यही हो रहा है। फिर से देखते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो रही है, किसकी, गैस की, सॉलिड की तो हमने कर ली। तीसरा स्टेट हमारे पास क्या बचा, वाटर। वाटर क्या होता है, ये हमारा सेल है। अगर वाटर बाहर ज़्यादा होगा और सेल के अंदर कम होगा तो वाटर ऑटोमेटिकली निकल के सेल के अंदर जाएगा। लेकिन ऑस्मोसिस में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है बेटा, ये तो डिफ्यूजन जैसा ही हो गया मैम। अभी तो आपने बताया हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, वहाँ आप गैस गैस बोल रहे थे, सॉलिड्स बोल रहे थे, तो यहाँ वाटर हो गया। एक्चुअली वी नीड अ स्पेशल थिंग फॉर द ऑस्मोसिस, एंड दिस स्पेशल थिंग लुक एट हियर, ये आ गया वर्ड, और ये किया हमने इसको अंडरलाइन। दिस वर्ड इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सेल के अंदर कोई चीज़ तभी जाएगी
इसको हम वाटर बोल रहे हैं, तब बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आएगी। अगर आपने 2 ग्लास भर के वाटर रख दिया है, ठीक है, एक में वाटर ज़्यादा है, एक में वाटर कम है, तो ये वाटर यहाँ से निकल के यहाँ नहीं आने वाला, क्योंकि ये ग्लास हैं। इट कैन बी मेड अप ऑफ मेटल, प्लास्टिक या ग्लास शीशे के हो सकते हैं। तो बीच में क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी? नो। तो ट्रांसफ़र ऑफ वाटर नहीं होगा। आप वेट करते रहिए, 2 दिन वेट कीजिए या 2 महीने वेट कीजिए, वो वाटर कभी भी मूव ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे वाटर की ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में होना कंपल्शन है, और यही एक ऐसी चीज़ है जो इसको डिफ्यूजन से अलग बनाती है। लुक एट हियर, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और उसको हाईलाइट कर रखा है बच्चे, इस पर ध्यान देना है। मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ये तो चीज़ यहाँ पे भी थी, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे ये नई चीज़ आई है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, 3 नाम से हम इसको जानते हैं। क्या? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बीच में ये होनी चाहिए, तीनों एक ही हैं। आगे चलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कैसे डिसाइड करें कि सेल के अंदर पानी आएगा या सेल से बाहर पानी जाएगा। वो यहाँ पे नीचे दे रखा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर सेल के बाहर वाटर ज़्यादा है, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये देखिए, सेल के अंदर वाटर कम, बाहर वाटर ज़्यादा, तो बाहर ज़्यादा है, मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, बीच में ये रही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ऐसी सॉल्यूशन जहाँ पे वाटर तो ज़्यादा होता है और जो सोल्ट होता है वो कम होता है, उस सॉल्यूशन को बेटा हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन में अगर आप अपने सेल को छोड़ोगे, हाइपोटोनिक कंडीशन में अगर आपका सेल जाएगा, तो वाटर बाहर से निकल के अंदर पहुँचेगा, और अंदर अगर वाटर आ रहा है तो हमारा सेल काफ़ी स्वेलअप हो जाता है। ये देखिए, काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसको हम बोलते हैं स्वेलिंग। और ये जब सेल के अंदर वाटर आता है, इस टाइप की ऑस्मोसिस को हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। एंट्री हुई है, वाटर के अंदर गया है, एंडोऑस्मोसिस। नेक्स्ट इज अपोजिट, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रहा हमारा सेल, सेल के बाहर अगर सोल्ट ज़्यादा हुआ, अब अपोजिट, सोल्ट ज़्यादा है, वाटर कम है, और वाटर अब सेल के पास ज़्यादा है, तो सेल से अब वाटर निकलेगा, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन तो सेल के साइटोप्लाज्म के पास थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल से पानी निकालने लगती है और सराउंडिंग में भेजने लगती है, क्योंकि सराउंडिंग में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है। ऐसा सॉल्यूशन जहाँ सॉल्ट ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है, उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अब सेल से वाटर निकल रहा है ना, निकला निकला निकला, बहुत ज़्यादा निकल गया, तो सेल क्या था बेटा, वो श्रिंक हो जाएगा, छोटू सा हो जाएगा। ठीक है, पहले इतना बलजी था, अब इतना छोटा सा हो गया, और अब वाटर बाहर निकला है, तो इस ऑस्मोसिस को हम क्या बोलते हैं? एक्सो ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? एक्सो ऑस्मोसिस। ये देखिए नीचे वर्ड आपका आ रखा है, वेट अ मिनट, लेट मी टेक द पेन फॉर अंडरलाइनिंग, एक्सो ऑस्मोसिस। थर्ड टाइप का जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? वो आइसोटोनिक है। आइसो का मतलब है सेम, सेम का क्या मतलब है कि बाहर भी उतना ही वाटर है, सेल के अंदर भी उतना ही वाटर है, सो देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ वाटर। ना तो सेल के अंदर आएगा, ना सेल वाटर अपने को लूज करेगा। ठीक है, तो वाटर की मूवमेंट अब निल है, ना सेल के अंदर गया, ना सेल ने वाटर बाहर निकाला, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है? हाई आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का क्या मतलब है? उतना ही वाटर बाहर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब चेकआउट कर रही है, ये देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने जब चेकआउट किया, बाहर भी वाटर उतना ही है, इक्वल टू, और अंदर भी वाटर उतना ही है, तो कहीं पे ज़्यादा या कम है ही नहीं, तो इसलिए कोई टाइप की ऑस्मोसिस नहीं होती है। तो ये सॉल्यूशंस बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वाटर का जो एक्सचेंज कराएगी, वाटर का एक्सचेंज करना क्या कहलाता था? ऑस्मोसिस। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो उससे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि सेल के बाहर कंडीशन हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है। गॉट इट? हाइपर होगी तो वाटर बाहर निकलेगा, हाइपोटोनिक होगी तो वाटर सेल के अंदर आएगा। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट थिंग इज़ द एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। स्वेलिंग क्यों होती है, श्रिंकिंग क्यों होती है। श्रिंकिंग इसलिए हुई है, देखिए हमारा जो सेल है अभी काफ़ी श्रिंक ये पड़ा हुआ है, इसने वाटर को लूज़ कर दिया। ऐसे सेल को जहाँ पे वाटर कम होता है, उसने वाटर लूज़ कर चुका है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ऐसा सेल जो अपने शेप स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रखा है, वाटर इसके पास सफिशिएंट है, उसको हम बोलते हैं टर्जिड सेल। तो ये टर्म्स हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हैं। नीचे अमीबा के बारे में बता रखा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन यहाँ आया है। अमीबा बेटा यूनिसेलुलर होता है, जब इसको खाना लेना होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती है। ये देखिए इसने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया, ये हाथ जैसा कुछ बना लिया। हम तो खाना कैसे खाते हैं, हाथ में लिया, बाइट ली, अपने मुंह के अंदर ले जाते हैं, माउथ के अंदर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अमीबा यूनिसेलुलर है, यानी उसकी पूरी बॉडी एक सेल से ही बनी हुई है, तो उसके पास हैंड कहाँ से आएगा, टिश्यू ही नहीं है, ऑर्गन ही नहीं है, एक सिर्फ सेल है उसके पास। लेकिन डो नॉट फॉरगेट, अगर वो लिविंग है तो वो सेल उसके सारे काम कराएगा। उसको रिप्रोडक्शन करना भी आता है, उसको भी खाना चाहिए, उसको भी डाइजेशन करना है, उसको भी एक्सक्रीशन करना है, उसको भी गैसेस का एक्सचेंज करना है। ऑक्सीजन अंदर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर थ्रो करेगा। वो भी अपनी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखता है, जैसे हम ब्रेन को यूज़ करते हैं पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। सो डू नॉट फॉरगेट, लिविंग चाहे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या एक बड़ा सा एलिफेंट है, एलिफेंट अमीबा सेम काम कर रहे हैं, फंक्शन सबके सेम होंगे। और यही फंक्शन बेटा प्लांट में एज इट इज़ चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मैकेनिज्म अलग हो जाता है, वो हम हायर क्लासेस में करेंगे। वो भी गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, आपने स्टोमेटा सुना होगा, वो भी अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, वो भी डाइजेशन करते हैं। फाइन। सो अमीबा इज गोइंग टू मेक दिस सूडोपोडिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन है, वो अपने आप को एक्सपेंड कर लेती है खाने को पकड़ने के लिए। टू कैप्चर द फूड मॉलिक्यूल्स देयर विल बी स्पेशल एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेयर इन द अमीबा, एंड दिस एक्सपेंशन इज नोन एज सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ये लिख रखा है हमने यहाँ पे। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब क्या होता है, फीट। तो सूडोपोडिया आर व्हाट, फॉल्स फीट। एक बार खाना अंदर चला गया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से अपने आप को, ये देखिए यहाँ पे हमारे सूडोपोडिया बने हुए थे, ये पकड़ा खाना, और फिर जब खाना पकड़ लिया अंदर चला गया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से अपने स्ट्रक्चर को रीगेन कर लेती, यानी सूडोपोडिया गए, अब नहीं दिख रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो ये देखिए इसने खाना खाया, फूड वैक्यूल में डाला, फूड वैक्यूल ने डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद जो रॉ मटेरियल था, जैसे हम एनस से अपना रॉ मटेरियल निकाल देते हैं खाना खाने के बाद जो हमें नहीं चाहिए, तो वो भी ये देखिए सराउंडिंग में उसको फेंक रहा है। ठीक है, देखो काम सारे कर रहा है वो, बेशक वो एक सेल से बना हुआ है लेकिन वो काम सारे करेगा, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। सो यही है बेटा ब्यूटी ऑफ लाइफ। डू नॉट गो ऑन द साइज, डू नॉट गो ऑन द हाइट। सेल हैं, चाहे वो प्लांट के हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हैं, एनिमल के हैं, फिश के हैं, बर्ड के हैं, काम सारे एक ही कर रहे हैं, लेकिन हाँ करने का जो तरीका है वो अलग हो जाता है। नाउ दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पार्ट्स को अब हम डिटेल में करते हैं। यहाँ पे एक बार मैं इसको ड्रॉ करती रहती हूँ, उसको समझाती रहती हूँ। न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन है। क्यों दी दो मेम्ब्रेन भाई, सब तो एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड हो रखे हैं। न्यूक्लियस इज नोन एज ब्रेन और बॉस ऑफ द सेल। इसीलिए क्या होता है, इसकी जो सिक्योरिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छे से की जाती है। तो न्यूक्लियस जो आपको ऊपर दिख रहा है, आउटर मेम्ब्रेन, सबसे पहले अंदर की बना लेते हैं। अंदर की मेम्ब्रेन कंटिन्यूस होती है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, फिर स्ट्रक्चर बनाती है, फिर राउंड हो जाएगी, फिर स्ट्रक्चर्स बनाती है। तो ये कुछ ऐसा हमारे न्यूक्लियस का शेप होता है। इसके अंदर थ्रेड लाइक एक मटेरियल पड़ा रहता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, ये रहा क्रोमैटिन, इसमें हमारा डीएनए होता है। ठीक है, एक सेंटर में डार्क सा स्पॉट रहता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जहाँ आरएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो लिक्विड रहता है, लिक्विड जो सेल के अंदर रहता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, जो सेल के अंदर रहता है उसको हम साइटो बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ऐसे हमारा क्या लिक्विड का बंटवारा हो जाता है। जब तक न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन नहीं आती है, इसकी सराउंडिंग में कौन सा लिक्विड है, ये साइटो है।
साइटोप्लाज्म। लेकिन न्यूक्लियस इस राउंड के अंदर कौन सा मटेरियल है जो फ्लूइड है, वो होता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये लिख रखा। क्रोमेटिन हमने देख लिया जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस हमने देख लिया, यहाँ पे आरएनए होता है, एक डार्क सा स्पॉट। ठीक है, फिर हमने इसकी दो मेम्ब्रेन देखी जिसको हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल होती है, अभी मैंने बताया। और इसके अंदर जो हमारा क्रोमेटिन होता है जब डिवाइड हो रहा होता है तो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात, हमारा जो न्यूक्लियस है वो कंटिन्यू नहीं होता है। एक मिनट, ये इसमें जगह जगह पोर्स होते हैं, इन पोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। बेटा थिंक अबाउट, ये सेल के अंदर है, सेल का बोस है, मतलब सारी एक्टिविटी सेल के अंदर क्या चल रही है, सब पे इसकी तीखी नज़र रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, गोल्जी अपरेटस क्या कर रहा है, आपने प्रोटीन बनाया कि नहीं बनाया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अंदर किसको घुसा लिया, किसको बाहर निकाला, तो सब कुछ ये देखता है। तो अगर इसको कोई चीज़ साइटोप्लाज्म में डालनी पड़ेगी, साइटोप्लाज्म में पहुंचानी है, साइटोप्लाज्म से इसको कुछ लेना है, तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू वो अंदर आता है। सो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन न्यूक्लियस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। आगे चलते हैं। सो दिस इज द कंपैक्ट स्ट्रक्चर। आगे चलने का मतलब है जो हमने अभी ये रिजेस की थी कि आउटर मेम्ब्रेन इसकी ऐसी ऐसी ट्यूब्स बनाती हैं, इनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एक होता है सॉफ्ट टाइप का, यहाँ पे आपको कुछ डॉटेड चीज़ नहीं दिखेंगी। एक होता है रफ, इसको जूम कर लेते हैं, वेट, ये देखिए। तो जो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सॉफ्ट, ये देखिए। तो एक अगर मेम्ब्रेन ऐसी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं एक्चुअली, तो ये क्या बनाती है, ये बनाती है फैट। ठीक है, फैट को ही हम लिपिड भी बोलते हैं। लिपिड थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो इसको जूम आउट करते हैं, ज़्यादा जूम हो गया ये। हाँ, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है, फैट। और जहाँ पे RER है, ये देखिए, ये रहा RER, जहाँ पे RER होता है वहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं। इसको अगर हम देखेंगे, ये भी वैसे ही ट्यूब्यूल्स हैं, तो फिर SER और RER में फ़र्क क्या हुआ, इसके पास बेटा कुछ बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। और इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। जहाँ राइबोसोम्स जाते हैं वहाँ प्रोटीन बनता है। सो RER इज हैविंग राइबोसोम, राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन मशीन। तो प्रोटीन मशीन जहाँ जाएगी तो वहाँ प्रोटीन ही बनेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम नहीं थे, इसके पास राइबोसोम है, यहाँ फैट बन रहा था, यहाँ प्रोटीन बनेगा। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन SER एंड RER। ये दोनों कहाँ है, जहाँ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आउटर है वही तो फोल्ड होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बना रही है। तो ये तो हो गया न्यूक्लियस का हमारा डिटेल स्ट्रक्चर। सेल वॉल, हमारी जो 3 चीज़ें होती हैं, प्लांट, बैक्टीरिया और फंगस में, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। सेल हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। लेकिन यहाँ पे जो ये 3 चीज़ें हैं, कौन, प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंगस, यहाँ पे हमें एक एडिशनल बाउंड्री देखने को मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी कवरअप एक और बाउंड्री ने कर रखा है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है ये हमारे अंदर नहीं पाई जाती। एनिमल्स डू नॉट हैव द सेल वॉल। प्लांट को बेटा ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि वो हर एक सीज़न में, टेम्परेचर में, धूप में, बारिश में वहीं खड़े रहते हैं, तो उनके सेल्स कहीं डैमेज ना हो जाए, इसलिए उनको स्पेसिफिक एक बाउंड्री दे रखी है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है लेकिन उसके बाहर एक आउटर बाउंड्री और दे रखी है। ये आउटर बाउंड्री क्या कहलाती है, सेल वॉल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा वो प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई थी, ये भी तो किसी चीज़ से बनी होगी। नाउ दिस पिगमेंट इज नोन एज सेलुलोज। सेलुलोज लेकिन प्लांट में, फंगस में ये काइटिन होता है, बैक्टीरिया में इसकी कंपोजिशन और भी ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है, इसलिए बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, फिर सेल वॉल है, काफ़ी रिजिड हार्ड होती है, और उसके बाद एक कोट और होती है प्रोटीन की। तो बैक्टीरिया चाहे बेशक प्रोकैरियोटिक टाइप है, अभी हमने किया, न्यूक्लियस नहीं है, ऑर्गेनल्स नहीं है, कोई ज़्यादा वेल डिफ्रेंशिएटेड आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी प्रोटेक्शन काफ़ी सॉलिड होती है। तो हर कहीं मिट्टी में, सॉल्ट में, लेक में, हाई टेम्परेचर वाली जगह पे आपको बैक्टीरिया हर जगह देखने को मिल जाएगा। सो दैट इज़ सेल वॉल। क्यों होती है प्लांट के पास, मैंने अभी आपको बताया, उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, दे कैन नॉट लोकोमोट, वो उस एरिया को छोड़ के भाग नहीं सकते। हमें तो बारिश आई, अगर अपने आप को बचाना है
हम अंदर चले गए, डॉग्स मूव कर जाते हैं, काउस मूव ऑन हो जाती हैं, सर्दी लगी हम जैकेट की हेल्प ले लेते हैं, लेकिन प्लांट क्या करें? एंड डू नॉट फॉरगेट प्लांट्स आर लिविंग। लिविंग का मतलब है वो सारे काम कर रहे हैं जो हम करते हैं, तो दे डू हैव सेल वॉल। इसके अलावा बैक्टीरिया के पास है, इसके अलावा फंगस के पास है। फंगस में स्पेशल पिगमेंट देखने को मिलता है जिसको हम काइटिन बोलते हैं। फंक्शन हमने कर लिया, प्रोटेक्शन देता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। इसलिए प्लांट बेटा कभी मोटा कभी पतला आपको नहीं दिखेगा कि हाँ अब तो इसने वेट गेन कर लिया, अब इसने लूज़ कर लिया, क्योंकि जो आपकी ये सेल वॉल है ये इतनी हार्ड होती है प्लांट में कि ये अपनी जगह नहीं छोड़ती है, ये एक प्रॉपर शेप को मेंटेन किए रहती है। तो अगर ये जो अंदर है हमारी, अंदर ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये श्रिंक हो सकती है। मान लीजिए इसको पानी नहीं मिल रहा, ये श्रिंक होके इतनी हो गई, तो सिर्फ और सिर्फ जो साइज़ चेंज हुआ है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यानी सेल का चेंज हुआ है। सेल वॉल जो है वो अभी भी सॉलिड अपनी जगह पे खड़ी हुई है। Got it? So this is why the plant do not gain weight or do not lose weight. न्यूक्लियस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। लार्जेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स। ओके, नाउ हेयर इज़ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो न्यूक्लियस अभी मैंने आपको बताया था। न्यूक्लियर एनवलप की डेफिनेशन यहाँ है, न्यूक्लियोप्लाज्म की है, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम। एक बार इस चीज़ को देखिए, हमारी चीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में पड़ा रहता है। क्रोमैटिन से बनते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम कैसे होता है? रिबन लाइक स्ट्रक्चर, 4 इसकी लेग्स निकली रहती हैं। लेकिन ये क्रोमोसोम बेटा तभी आपको देखने को मिलेंगे जब सेल डिवाइड होना चाहता है, जब या माइटोसिस होगी या मियोसिस होगी, तब तक हमारे सेल में क्या होता है? क्रोमैटिन, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रोमैटिन होता है। तो क्रोमैटिन जब कंडेंस हो जाता है तो क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम को अगर हम खोलेंगे, यानी क्रोमैटिन को अगर हम खोलेंगे तो डीएनए निकलेगा, और डीएनए को जब हम खोलेंगे तो जीन्स निकलते हैं। एक बार इस चीज़ को फिर से करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं जीन्स क्या है, डीएनए क्या है। सो लेट अस स्टार्ट। सेल में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्रोमैटिन है। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या बना लेता है? क्रोमोसोम। बट अभी मैंने बताया एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ओनली। सेल डिवीजन जब ये कर रहे हैं तो सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम दिखेंगे, अदरवाइज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विल बी देयर। हम क्रोमोसोम को या क्रोमैटिन को खोलेंगे तो ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए, और डीएनए के ऊपर हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं जीन्स। एंड दीज जीन्स आर द केमिकल जहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन है। आपकी आइज़ का कलर कैसा है, आपके बालों का कलर कैसा है, आपकी एज क्या है, कितनी किडनीज हैं, कितने लिवर है, कहाँ पे लग रखे हैं। सो एवरीथिंग अगर एक सिंगल सेल आपका मिल जाता है तो साइंटिस्ट उसमें से डीएनए निकाल के आपके बारे में एक एक डिटेल बता सकते हैं। सो योर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ जीन। जीन कहाँ है? जीन डीएनए पे हैं। जीन्स कहाँ हैं? डीएनए पे हैं। डीएनए कहाँ है? डीएनए क्रोमोसोम पे होता है, या हम इसको बोलते हैं क्रोमैटिन पे हो सकता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट रुक जाइए, इसको हम वेलवेट कर लेते हैं। नो, एक बार फिर से मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, तो जीन से डीएनए, और दिस जीन्स इज अल्टीमेट नोन एज हेरिडिटी यूनिट ऑफ लाइफ। हेरिडिटी का मतलब है आपके पेरेंट्स आप में जो बायोलॉजिकल चीज़ डालते हैं वो जीन्स होते हैं। इसीलिए ह्यूमन बीइंग के बच्चे ह्यूमन बीइंग जैसे दिखते हैं, हॉर्स की जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो हॉर्स जैसी दिखेगी, और एक पैरट का बच्चा पैरट जैसा दिखता है। फिश जैसे बच्चे बनाती। कैसे बनाए उन्होंने? कैसे पता चला कि ये जो एक सेल है वो आगे चल के 9 महीने में पूरा बेबी डेवलप हो जाएगा? कहाँ कौन से ऑर्गन्स लगाएंगे? बिकॉज ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज़ देयर ऑन द जीन्स। ये जीन्स के ऊपर थी। न्यूक्लियस का काम अभी यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है, हमने ऑलरेडी बता चुका है। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर लेता है। वहाँ जो न्यूक्लियोलस है राइबोसोम बना रहा है, स्टोर हाउस होता है ट्रांसमिशन के लिए, और आरएनए सिंथेसाइज्ड करता है। नेक्स्ट थिंग इज़ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी लिक्विड होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी है। एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रखा है, वेयर इज द पेन, ये लास्ट पॉइंट।
इट ब्रिंग्स अबाउट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ऑर्गेनल्स। ये देखिए सेल में एक चीज़ यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे है, गॉट इट। अब इन दोनों के बीच में अगर कुछ एक्सचेंज होना होगा, ए टू बी अगर कुछ जाना होगा, तो बीच में साइटोप्लाज्म इनकी हेल्प करता है। सो द साइटोप्लाज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये एक मीडियम अवेलेबल करके देता है। आगे चलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके दो टाइप होते हैं, स्मूथ एंड रफ। रफ एंड स्मूथ के पास डिफरेंस किसका है? राइबोसोम का। राइबोसोम अगर आ गए तो एंडोप्लाज्मिक रफ कहलाएगा, प्रोटीन बनेंगे। अगर राइबोसोम्स नहीं, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहेंगे? स्मूथ। और स्मूथ क्या बनाता है? लिपिड्स। ये यहाँ पे लिख भी रखा है, लुक एट हियर, वेयर इज दिस पेन। RER प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और जो हमारे SER होते हैं वो डिटॉक्सिफाई में भी हेल्प करते हैं। यहाँ पे देखो लिपिड्स दे रखा है। डिटॉक्सिफाई क्या हो रखा है? अगर आपकी बॉडी में कोई ड्रग्स केमिकल आ चुके हैं तो वो सीधा आपका सेल किसके पास भेजता है? SER के पास, और वो उनको हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफाई। टॉक्सिक थे लेकिन डी का मतलब होता है उनको ब्रेक डाउन कर दिया है। सो दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट थिंग इज गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस किससे बना होता है? सिस्ट्रीन से बना होता है। इसके फंक्शन हम देखते हैं। यहाँ पे इसके फंक्शन ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने यहाँ पे टर्न ऑन किया है। वेयर इज द स्पैन? तो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर लेते हैं। ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं सिस्ट्रीन्स, एक ट्यूब दो ट्यूब, ठीक है। तो इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये लाइजोसोम्स को बनाता है। लाइजोसोम हम आगे वाली यूनिट में करेंगे कि लाइजोसोम का फंक्शन क्या है। नेक्स्ट थिंग, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। तो फंक्शन नंबर 1, लाइजोसोम्स को बनाना। एक मिनट रुकिए, लाइजोसोम्स को बनाना। नेक्स्ट थिंग, इट इज़ गोइंग टू स्टोर मॉडिफाई वेरियस बायोकेमिकल्स। इनमें जनरली फैट होते हैं और प्रोटीन्स। ये फैट और प्रोटीन किसने बनाए थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। ये यहाँ आते हैं, इनकी स्टोरिंग की जाती है, मॉडिफिकेशन की जाती है। नेक्स्ट थिंग, इट इज़ गोइंग टू चेंज सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर। ये मैंने NCERT में आपको हाईलाइट करवा रखा है। तो गोल्जी एपरेटस के 3 फंक्शन है बेटा, लाइजोसोम को बनाना, प्रोटीन्स और फैट को मॉडिफाई करना, स्टोर करना, एंड द थर्ड फंक्शन इज सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में चेंज करना। सो दैट इज वाई दीज गोल्जी एपरेटस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SCR RER आपके क्या बना लेते हैं? प्रोटीन्स बना लेते हैं, फैट बना लेते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर स्टोरेज करके उनको मॉडिफाई कौन करता है? गोल्जी एपरेटस। तो सीधे वो जो प्रोडक्ट हैं अभी RER और SCR ने बनाए थे वो यहाँ चल के आते हैं, ये इनको अच्छे से पैक कर देते हैं। ये देखिए छोटी छोटी वेसिकल यहाँ से निकल रही हैं। ये छोटी छोटी जो वेसिकल्स हैं इसके अंदर प्रोटीन हो सकते हैं, इसके अंदर फैट हो सकते हैं, ठीक है। लाइजोसोम जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लाइजोसोम्स जो स्पेशल सोसाइडल बैग कहलाते हैं उनको भी बनाने का काम हमारे गोल्जी एपरेटस ने किया है। तो अभी हम इसमें यहीं तक करेंगे। गोल्जी एपरेटस के बाद का रिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। गो थ्रू द नोट्स, इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी कॉन्टैक्ट टू मी। स्पेसिफिकली जो आप हमारे न्यू बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो चैप्टर की शुरुआत में नहीं थे, इसीलिए ये वीडियो बेटा मैंने फिर से इतने ज़्यादा मैटर के साथ पैक करके बनाई है। यहाँ पे एक एक चीज़ थॉरोली समझाई गई है। गो थ्रू द वीडियो एंड लर्न द थिंग्स विच आर देयर इन द नोट्स। नोट से पढ़िए, फिर NCERT में हाईलाइट कीजिए। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।